Hello everyone, welcome to my channel Education Plus. So in the last video हमने RBI के कुछ small facts देखे. ये है RBI Part 2. इसमें हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI के functions क्या होते हैं. तो सबसे पहले जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था functions of RBI जो दो तरह के होते हैं, सेंट्रल बैंकिंग functions और प्रमोशनल फंक्शंस जो दो बैंकों करने होते हैं, इशू रेगुलेशन, बैंकर्स बैंक, ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी. तो आज हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So the first is central banking functions. जो सेंट्रल बैंक है उसके functions क्या होते हैं? Only RBI has the sole monopoly to perform these functions. No other bank can perform these functions. यानी सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस जो हैं, जो आरबीआई के हैं, सिर्फ आरबीआई को ही वो सोल मोनोपोली दी गई है कि वो ही उस बैंक उन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, और कोई सा बैंक वो इस फंक्शंस को नहीं कर सकता जब तक कि उसे परमिशन डेलीगेट नहीं की जाए. सोल मोनोपोली का मतलब हो गया कि सिर्फ एक आदमी का करना. सोल मोनोपोली नहीं, सिर्फ एक ही बैंक है जो इन फंक्शंस को कर सकता है, जो कि है आरबीआई. Central bank, that is RBI, are responsible for overseeing the monetary system for a nation, along with a wide range of other responsibilities from overseeing monetary policy to implementing specific goals such as currency stability, low inflation and full employment. अब सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई, उसके पास सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे वो जो मॉनेटरी सिस्टम एक नेशन के लिए वो लागू होता है उसको देखना. फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, जो इम्प्लीमेंट करता है ताकि वो काफ़ी सारे गोल्स को अचीव कर सके, जैसे करेंसी को स्टेबल रख सके, उसकी वैल्यू को स्टेबल रख सके, जो इन्फ्लेशन है उसको कम से कम रख सके, और एम्प्लॉयमेंट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सके. तो आरबीआई के पास सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने कंट्री के मॉनेटरी सिस्टम को देखे, बल्कि काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी आती हैं. फिर आता है इशू एंड रेगुलेशन ऑफ करेंसी, सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस का फर्स्ट पॉइंट. इसमें when RBI was established, it took over the issue of currency right from Imperial Bank (SBI) and credit control from Government of India. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंपीरियल बैंक का रिकॉन्स्टिट्यूशन 1955 में हुआ था और उसका नाम इंपीरियल बैंक से एसबीआई रख दिया गया था. तो जैसे आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ उसके कुछ टाइम बाद आरबीआई ने एसबीआई से जो उसका फंक्शन था कि वो इंडिया में करेंसी इशू करेगा, वो उससे टेक ओवर कर लिया. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो क्रेडिट का कंट्रोल रखती थी, जो लोन देने की चीज़ों पे कंट्रोल, रेट्स वगैरह उन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखती थी, वो कंट्रोल भी आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले लिया, टेक ओवर किया. फिर आरबीआई स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस फ्रॉम 1 अप्रैल 1935. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया. RBI was given sole monopoly to issue notes and control credit system in the country. जब उसने इंपीरियल बैंक से इशू ऑफ करेंसी का जो फंक्शन था वो ले लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन ले लिया, तो अब सिर्फ उसी के पास ये दो फंक्शन थे और सिर्फ उसी को ही ये चीज़ें परफॉर्म करनी थी, और कोई बैंक इन चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकता. So for issuing of currency, RBI used to follow minimum cash reserve system and maintain separate department known as issue department. अब जब करेंसी इशू आरबीआई को करनी है तो वो उसके लिए एक सिस्टम रिजर्व करता था जिसका नाम था मिनिमम कैश रिजर्व सिस्टम, और उसने करेंसी इशू करने के लिए एक सेपरेट इशू डिपार्टमेंट रखा था अपने अंदर, ताकि वो करेंसी इशू कर सकें. मिनिमम कैश रिजर्व सिस्टम क्या है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. RBI has power to issue notes of denominations rupees 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 200,000 after demonetization. ये मैंने क्यों लिखा आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, बिकॉज डिमोनेटाइजेशन से पहले आरबीआई के पास पावर था कि वो रुपीज 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 एंड 1000 रुपीज के नोट इशू कर सकती है, और 10,000 के भी थे पहले. सो अब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बाद सिर्फ ये जो नोट्स मैंने मेंशन किए हैं सिर्फ यही इशू कर सकती है आरबीआई. Coins and notes of ₹1 are issued by Government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सिर्फ एक पावर है कि वो ₹1 के नोट्स और ₹1 के कॉइन्स ही इशू करेगी. So now coming to the central banking function number 2, that is bankers bank. What is RBI? It is a bankers bank. So all commercial banks have to maintain and keep their account with RBI.
जो भी बैंक अपना कोई जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, अब इसे ये एक दिन में जो अपना ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसे उस एक दिन का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड का अकाउंट आरबीआई को देना होता है, उसके पास अपना पूरा अकाउंट रखना होता है, मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है। ऑल scheduled banks are required to maintain at least 3% of the total deposit demand as well as time as CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। अब यहाँ पे जो शेड्यूल्ड बैंक्स यानी आप समझ लीजिए जितने भी बैंक्स इंडिया में कमर्शियल बैंक वगैरह हैं, उन्हें उनके पास जितनी भी डिपॉजिट्स होती है, टोटल डिपॉजिट जो है वो दो तरह डिपॉजिट्स आती है, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के टोटल डिपॉजिट जितनी भी है उसका एटलीस्ट 3% उन्हें सीआरआर की तरह रखना है, यानी कैश रिजर्व रेशियो। एक बैंक के पास उसके पास जितनी भी टोटल डिपॉजिट है जिसमें डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स भी आती हैं, उन दोनों को मिला के एटलीस्ट 3% उसके पास हमेशा रिजर्व में रहना चाहिए हमेशा। और ये जो उसके पास 3% का जो रिजर्व रहना चाहिए, आरबीआई के पास पावर है कि वो इस रिजर्व को 3% से रेज करके 15% तक भी ले जा सकता है। आरबीआई हैज दिस पावर टू रेज द परसेंटेज टू फ्रॉम 3% to 15%. Now all scheduled banks must have a capital reserves not less than 5 lakh rupees. जितने भी शेड्यूल्ड बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, उन सबका कैपिटल रिजर्व जो है, यानी कैपिटल रिजर्व बोले तो क्या, ये नो, ये नहीं, अलग चीज है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व जो है वो 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 5 लाख तो होना ही चाहिए। नाउ द थर्ड वन, गवर्नमेंट बैंकर। आरबीआई इज व्हाट, इज अ गवर्नमेंट बैंकर। So RBI acts as a bank and sometimes as an agent for the central and state governments. आरबीआई का जो रिलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी होता है। सो ऑल द मनी बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट इज ऑफ इंडिया इज केप्ट विद आरबीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी पैसा है वो सब आरबीआई के पास रहता है। अब मैंने यहाँ लिखा था कि एक्ट्स एज अ बैंक एंड एक्ट्स एज ए एजेंट। तो बैंक का फंक्शन क्या होता है, पैसा रखना, पैसा एक्सेप्ट करना। तो यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना पैसा था उसने एक्सेप्ट कर लिया, अपने पास रख लिया। अब एज ए एजेंट वो क्या करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोन्स और ट्रेजरी बिल्स को फ्लोट करता है। फ्लोट करना यानी मतलब ट्रेड करता है उनके साथ, उनको खरीदता है, उनको बेचता है, ऐसा। फिर आरबीआई ऑल्सो एडवाइसेज द गवर्नमेंट्स ऑन ऑल फाइनेंशियल मैटर्स। भले ही स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर वो कोई फाइनेंशियल मैटर में उनको दिक्कत आ रही है तो वो एज एन एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करता है, उनको सही तरह के इंसाइट्स और उनको गाइड करता है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 4, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, यानी फॉरेन रिजर्व जो भी है हमारे इंडिया में उसका कस्टडी अपने पास रखता है। सो इंडिया में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो आरबीआई मेंटेन करता है। फॉरेन एक्सचेंज यानी जो जो भी बाहर की करेंसी में अगर हम कहीं कोई ट्रेड करते हैं बाहर की करेंसी में, तो हमें उस पर्टिकुलर कंट्री को उसकी करेंसी में उनके साथ हमें डील करना पड़ता है, और वो जब हमारे साथ डील करेंगे तो वो हमारी करेंसी में डील करेंगे। फिर आरबीआई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ, मैंने कहा ना कि उन्हें बाहर की कंपनी के साथ ट्रेड करना होता है, तो सेम चीज़ वही होती है कि उन्हें अपने इंडिया की रुपये का वैल्यू मेंटेन करना होता है, ताकि जब हम दूसरे को दें तो हमें ज़्यादा ना देना पड़े, और जब हमारे पास आए दूसरे से तो हमें ज़्यादा मिले। फिर फिफ्थ पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी लोन्स का कंट्रोल रखना। तो आरबीआई इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल वैल्यू ऑफ रुपी। आरबीआई के पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सिर्फ देश के बाहर ही अपनी रुपये की वैल्यू नहीं रखनी बल्कि अंदर भी रुपये की वैल्यू रखनी, ताकि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ना हो। अभी आरबीआई एक्सरसाइजेस सर्टेन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स टू हैव कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है आगे वीडियोस में पता चलेगा। सो आरबीआई जो होता है वो कई तरह की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स को को एक्सरसाइज करता है, कोई उनको अप्लाई करता है ताकि इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल में लाया जा सके। They exercise such control on the credit generated by commercial banks in the economy through monetary policy. अब मैंने यहाँ पे कहा कि वो कई तरह के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करता है। किन पे इम्प्लीमेंट करता है, कमर्शियल बैंक्स में इम्प्लीमेंट। और कमर्शियल बैंक्स पे क्या, किस चीज़ के इम्प्लीमेंट करता है कि क्योंकि वो क्रेडिट इशू करते हैं लोगों को। जो कमर्शियल बैंक्स लोगों को लोन देते हैं, तो जो लोन देने का सिस्टम है इनकी, लोगों की लोन की क्या रेट रहेगी, क्या उसका पीरियड रहना चाहिए, किस किस टाइप के लोन होने चाहिए, तो ये सब कंट्रोल जो है आरबीआई करता है। किस पे, कमर्शियल बैंक्स पे। और किस चीज़ पे, क्रेडिट देने पे। ताकि, और ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, यानी
आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कमर्शियल बैंक जो भी लोन देते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करता है, ताकि और कंट्रोल किस टाइप के होते हैं, दो तरह के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। आप पढ़ेंगे द लास्ट वन, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। Whenever, at a particular day, if the bank runs short of cash and if the bank is not able to arrange money from its sources, then the last option is RBI. मैं एक बैंक हूँ, मेरे पास पैसा कम पड़ गया किसी दिन, और मेरे से सामने वाला आदमी, मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए लगे, लेकिन सामने वाला एक कस्टमर आया, बोलता है मेरे को 8 लाख रुपए मेरे अकाउंट से निकालने हैं, तो मेरे पास सिर्फ 5 लाख है, बाकी 3 लाख कहाँ से दूंगा? मैंने अपने सोर्सेज से अरेंज करी, 1.5 लाख मंगा लिया, लेकिन बाकी के 1.5 लाख कहाँ से लाऊंगा? सो द लास्ट ऑप्शन इज आरबीआई। मैं आरबीआई से 1.5 लाख रुपए मांग सकता हूँ, वो जो भी रेट होगी उस हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट पे देंगे। RBI lends the money to banks in case of shortages and emergency। देखो मैंने कहा ना मेरे पास शॉर्टेज था 1.5 लाख का, तो उन्होंने दिया। इमरजेंसी भी होती है रात के टाइम पे, कभी भी किसी भी डे पर्टिकुलर टाइम पे, तो RBI मनी देती है। Here the word lender of last resort means the last option for every bank to borrow cash in need। जब भी कोई बैंक को कैश की नीड होती है अर्जेंसी में, इमरजेंसी में, शॉर्टेज में, तो उसके पास आखिरी ऑप्शन, यानी सारे ऑप्शंस को ट्राई करने के बाद जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो है RBI। इसी के साथ हमारे सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस खत्म होते हैं। नाउ वी गो फॉर प्रमोशनल फंक्शंस। प्रमोशनल फंक्शन यानी किसी न किसी चीज को प्रमोट करना। तो आरबीआई इज नॉट ओनली कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व इन इंडिया बट आल्सो द कस्टोडियन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। फॉरेन रिजर्व को अपनी कस्टडी में नहीं रखता है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी को भी उसको मेंटेन करना होता है। देश में apart from controlling credit in the economy in the country, RBI is also responsible for creating a healthy economic environment। यानी देश में जो क्रेडिट को कंट्रोल करने का जो सिस्टम आरबीआई चलाता है, उसके अलावा आरबीआई की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया में हेल्दी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करे। हेल्दी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कहीं पे किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो, किसी को कम प्रॉफिट हो, ऐसा नहीं, सबको बराबर में हेल्दी इकोनॉमी, कहीं पे भी कोई ऊपर नीचे कोई भेदभाव ना हो। The healthy economic environment is maintained by promoting different financial institutions in the country। अब ये कैसे, अभी ये हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन करता है? कई सारे अलग अलग तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कंट्री में, उन सबको प्रमोट करके, उन सबको डेवलप करके। तो सबसे पहले आता है, हमें डेवलपमेंट करना होगा एग्रीकल्चर का। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द नेशनल इनकम इज डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब जब हमने सबने ये पढ़ा है कि जो इंडिया है वो एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, यानी उसकी मेन इनकम जो है इंडिया की वो आती है एग्रीकल्चर से, इसलिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है। सो आरबीआई ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए नबार्ड को इस्टेब्लिश किया। नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का मेन वर्क जो था वो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस करने का था जो कि शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म पे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कमर्शियल बैंक जो लोगों को लोन प्रोवाइड करते थे शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से, उनको वो रीफाइनेंस करता था। कहता था कि अगर तुमने लोन दिया तो मैं तुम्हें उसका भरपाई करूंगा, आई विल refinance it to you। If you are running short on cash, I'll refinance it to you, I'll give you some funds to issue as agriculture funds for agriculture and salary activities to the general people। And initially NABARD was established as a department of RBI। When it starting, NABARD was the department of RBI। The second is development of industry। नॉट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करने, सिर्फ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करोगे तो कुछ नहीं होगा, बाकी चीज़ें भी हैं इंडिया में, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। अगर इंडिया एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्रियल पार्ट को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, अनडेवलप छोड़ देंगे। तो उसको डेवलप करने के लिए, जैसे यहाँ पे नबार्ड का मेन काम रहता है रीफाइनेंस करना, किसको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। सेम अब यहाँ पे जो उन्होंने आरबीआई ने जो बैंक स्टैब्लिश किए, इनका भी यही काम था, लोगों को लोन देना। किसके लिए? इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब कौन कौन से बैंक थे? जैसे आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरबीआई, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे कई तरह के बैंक आरबीआई ने स्टैब्लिश किए ताकि वो क्या कर सकें? रीफाइनेंस कर सकें। किनको? कमर्शियल बैंक, ताकि वो क्या कर सकें? लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकें
ताकि वो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर पाए। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इन आज के टाइम में क्या है, कोई भी इकोनॉमी जब तक वो फॉरेन ट्रेड नहीं करेगी तब तक वो फटाफट प्रोग्रेस नहीं कर सकती। फॉरेन ट्रेड से मतलब क्या है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। गुड्स का लेना और देना कब कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट में। इंडिया में फॉरेन ट्रेड का मतलब है उसके अंदर सारे इंपोर्ट्स आ जाते हैं, सारे एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं। और फॉरेन ट्रेड को इंडिया में एडमिनिस्टर कौन करते हैं, यानी कौन मैनेज करता है, मैनेज है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो फॉर द प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के प्रमोशन के लिए क्या है, आरबीआई एस्टैब्लिश डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंडियन कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड को प्रमोट कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं कि कई तरह के बैंक जैसे एसबीआई, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कई तरह के बैंक हैं इंडिया में जिनकी फॉरेन ब्रांचेस भी हैं। तो अब जब वो फॉरेन ब्रांच में उनकी ब्रांचेस है, तो जो फॉरेन में उनकी ब्रांच है वो तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से ट्रेड करेगी, वो वहाँ के फाइनेंशियल रूल्स के हिसाब से ट्रेड करेगी। तो जब हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो वो तो हमारी बैंक है ना, एसबीआई हमारा ही है, इंडिया का बैंक है। तो वो वहीं पे वहाँ वहाँ की करेंसी में हमसे ट्रेड करेगा, तो हमें फॉरेन ट्रेड, इससे हम फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देंगे। ठीक है, and for this purpose RBI has established Exim Bank as the apex bank in this regard for providing refinance to these banks। अब जब एसबीआई ने कोई फॉरेन ट्रेड किया, उसके बाद कुछ पैसा कम पड़ा तो, या उसको पैसों की ज़रूरत थी ट्रेडिंग के लिए, तो वो क्या करेगा, एक्सिम बैंक से पैसा मंगाए। क्योंकि जैसे इंडिया के सारे बैंक्स का हेड है आरबीआई, वैसे ही सारे फॉरेन ट्रेड के करने के लिए उन सबका हेड है एक्सिम बैंक, तो एक्सिम बैंक से वो फाइनेंस मांगेगा। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट। सबसे पहले मनी मार्केट होता क्या है, मनी मार्केट वो होता है जो कम टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए बैंक्स को और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है। ठीक है, कम समय के लिए लोन देना, किसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और बैंक्स को, उसे कहते हैं मनी मार्केट। तो इसका डेवलपमेंट भी एसेंशियल है। तो उसके लिए आरबीआई ने क्या किया, डीएफएचआई एस्टैब्लिश किया, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। और डीएफएचआई जो है वो कैसे डील करते हैं, कैसे लोन देता है, वो कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है इनके अंदर डील करता है। यानी अगर किसी बैंक को लोन चाहिए तो उन्हें कमर्शियल पेपर्स देने होंगे या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स देने होंगे, तब जाके डीएफएचआई उनको शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन देगा। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। अब हाउसिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या आ जाती, क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हाउसिंग सेक्टर के अंदर सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग आ जाती है जिसके अंदर कैपिटल इक्विपमेंट लगता है। और इसके डेवलपमेंट के लिए आरबीआई ने क्या एस्टैब्लिश किया, नेशनल हाउसिंग बैंक। जैसे यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के लिए एक्सिम बैंक, एपेक्स बैंक था। एपेक्स बैंक का मतलब क्या है, सबसे टॉप वाला बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक को आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया, क्यों, ताकि वो हाउसिंग सेक्टर का डेवलपमेंट कर सके। और हाँ, एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक का मेन फंक्शन क्या था, ताकि वो कमर्शियल बैंक्स को लोन, जो कमर्शियल बैंक से जो जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए, उसको उन बैंक्स, उन कमर्शियल बैंक्स को वो रीफाइनेंस कर सके, इस वजह से। सो नाउ द लास्ट वन इज प्रमोशन ऑफ रिसर्च। Being the custodian of foreign exchange and also being responsible for creating a healthy economic environment, it is not only the function of RBI। आरबीआई का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो इंडिया में एक हेल्दी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाए, काफ़ी सारे बैंक्स को प्रमोट करे और फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन इकोनॉमी का कस्टोडियन रहे, सिर्फ यही उसका फंक्शन नहीं है। उसे अपन दूसरे फील्ड्स में डेवलपमेंट होने के साथ साथ अपने एरिया में भी रिसर्च डेवलपमेंट करनी होगी, जो कि है बैंकिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन एरिया क्या है, बैंकिंग है। तो इस पर्पस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, इन सबको उसने एस्टैब्लिश किया ताकि वो क्या कर सके, अपनी बैंकिंग का जो फील्ड है उसमें लोगों को ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोवाइड कर सके। बीटीसी यानी बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, वहाँ पे वो क्या करता है, अलग अलग बैंक जैसे एक्सिस, एसआईसीआई, उन सबके स्टाफ की ट्रेनिंग देता है। ठीक है, तो जैसे आईडीबीआई बैंक हो गया, जो मैंने आपको इसके पहली वाली स्लाइड में डिस्कस किया था, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, रिसर्च होती है, किस फील्ड में, बैंकिंग की फील्ड में। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक
then please subscribe to our channel, hit the bell icon for every video we upload, and share this video as much as you can. Thank you.